मैं प्रोफेसर संजय कुमार मेरे साथ हैं, आज पहली बार हैं, राजनीति शास्त्र के प्रोफेसर हैं, नेशनल कोऑर्डिनेटर फॉर सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड पॉलिटिक्स हैं कानपुर। प्रोफेसर साहब, शुद्ध थ्योरी में आप लोग, जब मैंने भी थोड़ी बहुत राजनीति शास्त्र पढ़ी है, लेकिन शुद्ध थ्योरी में जो ये राजनीति इस समय बीजेपी कर रही है, ये आपकी कहीं थ्योरी में उस एंटायर पॉलिटिकल साइंस फिट होता है आपकी पॉलिटिकल साइंस में? प्रोफेसर साहब। थैंक यू सिंह साहब। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल को बधाई देता हूं कि आपने मुझे मौका दिया है, और ये जो वर्तमान में जो सवाल आपने किया इंटायर पॉलिटिकल साइंस में क्या ये फिट होता है या नहीं होता है, तो पहली चीज तो मैं आज तक यही नहीं समझ पाया कि ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस क्या होता है। इनफैक्ट पॉलिटिकल साइंस इज इन इटसेल्फ एन इंटायर थिंग्स ऑफ दिस सब्जेक्ट। तो ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस मैंने तो आज तक नहीं सुना है, फिर भी अगर कहीं मौका मिलेगा तो मैं जानने का प्रयास करूंगा। दूसरी चीज कि चूंकि गुजरात की धरती से ये इंटायर पॉलिटिकल साइंस ने जन्म लिया है, और गुजरात की धरती से ही राहुल गांधी को जेल में पहुंचाने की तैयारी की जा रही है। लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि जो पूरी पॉलिटिक्स है और जो पॉलिटिकल जो एक एंगल जो उभर कर सामने आ रहा है, मुझे लगता है राहुल गांधी को केवल और केवल फायदा ही होने जा रहा है। अगर 2 साल की जेल होती है तो स्वाभाविक तौर पर उनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, और यदि कुछ कम 1 दिन या 2 दिन का एक टोकन अगर जेल होता है तब भी उनको फायदा ही होने जा रहा है। और मुझे लगता है राहुल गांधी इज मेंटली प्रिपेयर्ड फॉर दिस थिंग कि चाहे कुछ भी हो जाए वो जेल जाने को तैयार है। जो निर्भीकता उनकी उभर कर सामने आई है, जो स्वाभाविकता उनकी उभर कर सामने आई है, जो पारदर्शिता उनकी उभर कर सामने आई है, मुझे लगता है कि ही इज द बिगेस्ट चैलेंज फॉर मोदी इन द नेक्स्ट कमिंग इलेक्शन, जो मैं समझ पा रहा हूं जिस प्रकार से। और सबसे बड़ी बात है कि इनकी जो यात्रा रही 7 सितंबर से जो उनकी यात्रा शुरू हुई थी, भारत जोड़ो यात्रा की 146 दिन की जो यात्रा थी, लगभग 4000 किलोमीटर की उन्होंने जो यात्रा की, तो जो पप्पू का टैग था वो तो बिल्कुल पीछे छूट गया है। भारतीय जनता पार्टी और तमाम सारे नेताओं ने ये टैग लगाया और कोशिश ये की कि उनको किसी तरीके से बदनाम किया जाए, वो तो टैग खत्म हो चुका है। लेकिन धीरे धीरे चूंकि जो स्वीकार्यता थी उनकी राहुल गांधी को कि भारतीय राजनीति में ये शायद उतने सक्षम नहीं है कि वह चुनौती दे सके या प्रशासन का कार्य संभाल सके, मुझे ऐसा लगता है कि वह टैग भी अब खत्म हो रहा है, और तमाम सारे दल और भारत की जनता उनकी तरफ आशा भरी निगाहों से देख रही है। जो मैं परसीव कर पा रहा हूं, जो मैं देख पा रहा हूं, मुझे ऐसा लगता है कि राहुल गांधी के प्रति, और खास तौर से जिस प्रकार से प्रशासन ने और जिस प्रकार से सत्ता पक्ष ने उनके साथ जो एक इनजस्टिस किया है, चाहे वह कोर्ट के जरिए किया हो, चाहे वह पॉलिटिकल परसेप्शन के जरिए किया हो, चाहे वह एक पर्सनालिटी को मार करके किया हो, उन सारी चीजों से राहुल गांधी धीरे धीरे उभरते हुए नजर आ रहे हैं। और लोगों को ऐसा लग रहा है कि नहीं, राहुल गांधी भी एक विकल्प है, सिर्फ मोदी पे ही भारत आकर खत्म नहीं होता है। राहुल गांधी एक समर्थ और स्वाभाविक विकल्प के तौर पर सामने आ रहे हैं। 2005 से वो सांसद हैं, तो उनकी भी एक अच्छी खासी एक्सपीरियंस हो चुकी है। तो गुजरात में और जिस प्रकार से सेशन कोर्ट ने जो उनके ऊपर जो एक आरोप लगाया और जिस प्रकार से उनको सजा दी है, मुझे लगता है दिस इज अ ब्लेसिंग इन डिसगाइज। और इस मौके को राहुल गांधी ने बहुत बढ़िया तरीके से भुनाया है। और आप देखेंगे कि शायद राहुल गांधी की ये जो हिम्मत रही है, उनकी जो एक जवाबदेही रही है जनता के प्रति, और लगातार जो सबसे बड़ी चीज जो मैं देख रहा हूँ राहुल गांधी के कम्युनिकेशन में, अभी शीतल पिंड सिंह साहब ने एक बात कही थी, मुझे ऐसा लगता है राहुल गांधी इज अ वेरी गुड कम्युनिकेटर। वो जितना बढ़िया तरीके से बोलते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, वो चाहे अंग्रेजी हो चाहे वो हिंदी हो, मुझे लगता है कि ऐसे बहुत ही बिरले कम लोग हैं भारतीय राजनीति में जो इतना बढ़िया तरीके से कम्युनिकेट कर सकते हैं, जनता के साथ कनेक्ट कर सकते हैं। और चूंकि जिस प्रकार से तकनीक के द्वारा राहुल गांधी को किनारे रखा गया, उनको मेन स्ट्रीम चैनल में आने नहीं दिया गया था, वो धीरे धीरे बैरियर टूट रहा है। उनका कम्युनिकेशन स्टाइल सिंपली मार्वेलस। मेघालय के जब चुनाव में गए थे, वहां भी मैं उनको सुन रहा था, बहुत ही शानदार तरीके से अपने आप को जोड़ रहे थे, जनता के साथ कनेक्ट कर रहे थे। तो मुझे लगता है कि एक फैक्टर भी बहुत तेजी के साथ उनके साथ जुड़ रहा है। और एक जो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि विपक्षी एकता को लेकर जो 2024 में जो चुनाव होने जा रहा है, कि विपक्षी एकता में तो आप देखेंगे अरविंद केजरीवाल ने एक कदम और आगे बढ़कर प्रधानमंत्री के ऊपर आरोप लगाया। सत्य है असत्य ये तो अलग बात है, लेकिन शायद अरविंद केजरीवाल को भी ऐसा लगने लगा कि एक
समर्थ विकल्प के तौर पर राहुल गांधी उभर कर सामने आ रहे हैं। और चूंकि आम आदमी पार्टी भी एक राष्ट्रीय पार्टी बन चुकी है आज की डेट में, उनको भी हम कम नहीं आंक सकते हैं। ऐसी परिस्थिति में मुझे लगता है कि अब विपक्ष के तरफ से भी बहुत सारा एक विकल्प के तौर पर चीजें आ रही है सामने। इसके अलावा नीतीश कुमार को आप देखेंगे, नीतीश कुमार जिस प्रकार से विपक्षी एकता की बात कर रहे हैं, गोलबंदी की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है चिंता की लकीरें भाजपा के लिए और मोदी जी के लिए और शाह जी के लिए बहुत ही बढ़ने जा रही है। और कल का ये जो जजमेंट आएगा वो शायद मुझे लगता है कि अंतिम एक कील के तौर पर स्थापित हो जाएगा कि राहुल गांधी किस प्रकार से अपने आप को स्थापित कर पाते हैं। और लगातार जिस प्रकार से अभी आप देख रहे हैं कि उनकी टीम भी लगातार हमलावर है भारतीय जनता पार्टी के ऊपर, मुझे लगता है दो दो हाथ करने के लिए कांग्रेस पार्टी भी तैयार बैठी है। और खासतौर से जो कांग्रेस प्रेसिडेंट वो भी जिस प्रकार से अपनी बातें रख रहे हैं, संसद के भीतर और संसद के बाहर भी चीजें सुनी जा रही है, समझी जा रही है और बहुत ही गंभीरता से ली जा रही है। जी प्रोफेसर संजय, मैं एक चीज जरा आपसे पूछ लूं कि मैं इसलिए क्योंकि ये लास्ट की तरफ है, आपको क्या लग रहा है कि 2024 का चुनाव हम हिंदू मुस्लिम से बाहर निकल के, हम इंडिया पाकिस्तान से बाहर निकल के, हम राष्ट्रीयता से बाहर निकल के शायद कुछ जमीनी मुद्दों पे लड़ पाएंगे? सिंह साहब, आपने ये बहुत ही एक बेहतरीन सवाल किया है और मुझे लगता है और मुझे विश्वास है, भारत की जनता पे पूरा विश्वास है, भारत की जो विविधता है, जो सांस्कृतिक विविधता है, इस पे चाहे कितने भी प्रहार क्यों न किए जाए, अंततः यह सफेद धुली हुई निकलती है। बिल्कुल, ये तो बात तय है। नो डाउट कभी कभी कंफ्यूजन क्रिएट होता है, कभी सत्ता पक्ष के द्वारा होता है, कभी नेताओं के द्वारा होता है, कभी मनी के द्वारा होता है, कभी मसल्स के द्वारा होता है, कभी क्या कहते हैं वो फ्रीबीज के द्वारा भी होता है। लेकिन जनता समझती है कि यह देश हमारा है और इस देश को चलाने की जिम्मेवारी हम सबकी है। आपने जो सवाल पूछा है राष्ट्रवाद का मुद्दा या हिंदुत्व का मुद्दा या इस प्रकार के जितने ये एक जो मुद्दे चल रहे हैं, जो मैं इसको मानता हूं कि जमीनी मुद्दे बिल्कुल नहीं है। जमीनी मुद्दा तो बेरोजगारी है, गरीबी है, आर्थिक विकास है, ये सारे जमीनी मुद्दे हैं। मुझे लगता है कि 2024 के चुनाव में इस बार भाजपा की स्थिति थोड़ी दिक्कत होने जा रही है निश्चित तौर पर, और जनता भी इस बात को समझ रही है। चूंकि उत्तर प्रदेश और बिहार, उत्तर प्रदेश से अगर आप देखेंगे 80 लोकसभा की सीट है और सबसे बड़ा प्रदेश है, तो सबसे बड़ी जिम्मेवारी उत्तर प्रदेश की है। और उत्तर प्रदेश में विपक्ष क्या कर पाता है, किस तरीके से अपना परफॉर्मेंस दे पाता है, एक तो यह चीज मुझे लगता है बहुत ही महत्वपूर्ण है। दूसरी चीज ये कि आप ये देखेंगे, अभी आपने महाराष्ट्र का जिक्र किया, लेकिन एक दूसरा जो इससे भी ज्यादा मुझे महत्वपूर्ण लगता है कि पुलवामा को लेकर अभी वहां के गवर्नर साहब ने, सत्यपाल मलिक ने जो खुलासे किए हैं, मुझे लगता है वो बहुत ही एक ऐसा इंपॉर्टेंट चीज है जिसपे एक चर्चा होनी चाहिए, पूरे राष्ट्रव्यापी चर्चा होनी चाहिए, क्योंकि वो उस समय के गवर्नर थे जिस समय ये घटना घटी थी। और जब वो कह रहे हैं तो इसका मतलब उनकी बात में कुछ ना कुछ दम जरूर है। आखिर क्यों उनसे ये कहा गया कि आप चुप रहिए? देयर मस्ट बी समथिंग फिशी इन द स्टेटमेंट। तो मुझे लगता है कि यह मुद्दा बहुत महत्वपूर्ण है, इस पे चर्चा होनी चाहिए और ये पूरे राष्ट्र के सुरक्षा से जुड़ा हुआ मुद्दा है, ये एक साधारण मुद्दा नहीं है। तो ये जो राष्ट्रवाद की जो कड़ाही है, राष्ट्रवाद का जो मुद्दा, मुझे लगता है कि अब वो बहुत ज्यादा तो नहीं चलने जा रहा है। जो जमीनी मुद्दे हैं, बेरोजगारी और आर्थिक विकास, एक तरफ तो हम राष्ट्रीय, देखिए सिंह साहब एक बड़ा एक दिलचस्प आंकड़ा है, एक तरफ हम कहते हैं कि भारत विश्व का सबसे बढ़ता हुआ अर्थव्यवस्था है, लेकिन दूसरी तरफ यह भी है कि हम 81 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज दे रहे हैं, फ्री में दे रहे हैं। ये कैसा विकास है? ये कौन सा विकास का मॉडल है जिसमें 81 करोड़ लोगों को हम अभी भी फ्री में दे रहे हैं? कोरोना के काल में जब हम दे रहे थे तो ये हमारी जिम्मेवारी थी, सत्ता पक्ष की जिम्मेवारी थी कि नहीं, हम सबकी चिंता करते हैं और हमारे फर्ज बनता है कि जो लोग गरीब हैं, भूखे, हम उनको खिला सकें। उस समय ये बात समझ में आती थी, लेकिन अभी भी हम उनको दे रहे हैं, इसके पीछे क्या है? मुझे लगता है या तो जो गरीब हैं, जो दलित हैं, जो समर्थ नहीं है, या तो उनको उसी हाल पे रहने दिया जाए, उनको यह कहा जाए कि आपको जो यह मिल रहा है ये हमारे बदौलत मिल रहा है और हमारे साथ आपको नमक हरामी करनी है।
ये नमक हलाली करनी है, सॉरी नमक हलाली करनी है, हम आपको फ्री का भोजन दे रहे हैं, आप दूसरे को वोट नहीं दे सकते। तो इस प्रकार की अगर कोई बात है तो नहीं चल सकती है। लेकिन अगर आप राष्ट्रीय विकास की, आर्थिक विकास की बात करते हैं तो इस 81 करोड़ में कमी होनी चाहिए, बावजूद इसके कि लगातार रिसर्च हो रही है, इसमें गरीबी रेखा में लोगों की संख्या बढ़ते जा रही है, महंगाई बढ़ते जा रही है, लोगों की क्रय शक्ति कम होते चली जा रही है। ऐसी परिस्थिति में क्या वास्तविकता से जनता मुंह मोड़ लेगी? मुझे तो नहीं ऐसा लगता है। अंततः जो चुनाव होता है वो परसेप्शन पे होता है, और वो परसेप्शन भारत में बहुत तेजी से बदल रहा है। और उसमें खास तौर से जो राहुल गांधी का जो एक जिस तरीके से कद उभर कर सामने आया है कि गांधी हैज कम इनटू गांधी, महात्मा गांधी शायद कहीं फिर से जिंदा हो गए हैं, और उस रूप में राहुल गांधी के रूप में सामने नजर आ रहे हैं कि चाहे आप कितना भी परेशान क्यों न कर लो, लेकिन लगता है कि देश को जोड़ने की बात और देश को प्रेम से आगे बढ़ाने की बात राहुल गांधी ने जिस मुहिम को आगे बढ़ाया है उसमें वो पीछे नहीं हटेंगे। मुझे लगता है 2024 का चुनाव इस परसेप्शन के साथ भी आगे बढ़ेगा।